वो टुकड़ा रहीम उड़ाकर ले जा चुका है, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। एक चपरासी को भला उस टुकड़े की क्या जरूरत? कहीं हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो? धोखा? इंस्पेक्टर जमशेद थक से रह गए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था कि उन्हें धोखेबाज ख्याल किया जा रहा था, जबकि इस महकमे में उन्होंने कई मरतबा अपनी जान की बाजी लगाई थी। हाँ, तुम मुल्क से गद्दारी कर रहे हो। गालिबन तुम्हें मालूम हो गया है कि उस शीशे के बॉक्स में क्या चीज़ है। आईजी की आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। शीशे का बॉक्स? तो क्या वो बॉक्स है? बस ज्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो। तुम जानते हो कि उस बॉक्स में एक बम बनाने का फार्मूला मौजूद है, जिसे दुश्मन ताकत भारी कीमत देकर खरीद सकती है। बम का फार्मूला? ये आप क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर जमशेद हक्का बक्का रह गए। हाँ, अब बताओ, एक चपरासी को उसे चुराने की क्या जरूरत थी? इसकी वजह मौजूद है, इंस्पेक्टर जमशेद ने पुरसुकून लहजे में कहा। वो क्या? इस पर इंस्पेक्टर जमशेद ने उस वक्त तक जो कुछ मालूम हुआ था दोहराना शुरू कर दिया। रहीम और चौकीदार को आज से 6 साल पहले मुलाजिम रखा गया था। सरदार साहिब ने अपने किसी दोस्त खान जब्बार के कहने पर उन्हें मुलाजिम रखा था। कोई नामालूम शख्स पहले से ही उन दोनों से मुजरिमाना काम कराता रहा है। बहरहाल चपरासी हमारे कब्जे में है और वो इस बात की तस्दीक करेगा कि इससे पहले भी वो दोनों इसी किस्म के काम करते रहे हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए तब भी ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि उसे बाहिफाजत रखते। मुझे नहीं मालूम था कि वो इस हद तक अहम चीज़ होगी। बहरहाल मैं उसे दोबारा हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसे दोबारा जल्द ही आपकी खिदमत में पेश कर सकूंगा। काश वो बॉक्स मिल जाए। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर वो दुश्मन के हाथों में पहुंच गया तो कौम को किस कदर तबाही का सामना करना पड़ेगा। मुझे इसका शदीद एहसास है और बेहद अफसोस है। फरजाना ये सब बातें सुन रही थी और अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अब्बा जान, वो बाहर से चिल्लाई। कमरे में मौजूद तमाम ऑफिसर चौंक उठे। कई एक के चेहरों पर नागवारी नजर आई। फरजाना, जाओ अपने कमरे में, इंस्पेक्टर जमशेद ने गुस्से से कहा। मुझे एक जरूरी बात कहनी है। फरजाना जाओ, उन्हें ताव आ गया था। अब्बा जान, वो बात शीशे के उस बॉक्स के बारे में है। आखिर फरजाना को सब पर जाहिर करना पड़ा। क्या? उन सब के मुंह से निकला। फिर वो सब एक साथ दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। 1, 2, 3, 4, 5। शौकत गिनने लगा। महमूद फारूक और बेगम जमशेद के दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। ठहरो, आखिर बेगम जमशेद ने कहा। गिनने वाला ठहर गया। पहले मैं इनसे मालूम तो कर लूं कि बात क्या है, उन्होंने कहा। ये दोनों जानते हैं और अगर इन्हें तुम्हारी जिंदगी अजीज है तो फौरन ही बता देंगे, शौकत ने कहा। वो टुकड़ा आपकी जान से ज्यादा कीमती नहीं है अम्मी जान। ना ही हमें मालूम है कि वो है क्या भला, इसलिए हम वो इनके हवाले कर देते हैं। ठहरो, मैं तुम्हें अभी लाकर देता हूं। महमूद उठकर जाने लगा। ठहरो, हम सब साथ जाएंगे। हरगिज नहीं महमूद, तुम वो टुकड़ा इनके हवाले नहीं करोगे, बेगम जमशेद अटल लहजे में बोली। हमें आपकी जिंदगी भी तो अजीज है अम्मी जान। वो टुकड़ा इस वक्त मेरे कमरे। बेवकूफ, खामोश हो जा, बेगम जमशेद तेजी से बोली। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। ठीक है, फौरन तीनों उठो और कमरे में चलो। मजबूरन तीनों उठ खड़े हुए। वो तीनों आगे आगे थे। शौकत, तनवीर और जावेद पिस्तौल ताने उनके पीछे पीछे चल रहे थे। फिर वो महमूद और फारूक के कमरे में दाखिल हो गए। ऐन उसी वक्त बहुत से कदमों की चाप सुनाई थी। वो चौंक कर मुड़े। दरवाजे की तरफ 8-9 आदमी दौड़े आ रहे थे। फरजाना उन सबसे आगे थी। वो कमरे से सिर्फ चंद कदम के फासले पर रह गए थे। शौकत और उसके साथी घबरा गए। अचानक तनवीर चिल्लाया, शौकत, दरवाजा बंद कर दो। शौकत ने गोया हवा में उड़ते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इंस्पेक्टर जमशेद ने दरवाजा बंद होते हुए देखा तो दाएं तरफ वाली खिड़की की तरफ दौड़े, लेकिन इतनी देर में तनवीर खिड़की बंद कर चुका था। अब हालात कुछ इस तरह थे। फरजाना और इंस्पेक्टर जमशेद बाकी मानदा ऑफिसर्स के साथ कमरे के तीनों तरफ मौजूद थे, जबकि महमूद फारूक और उनकी अम्मी 3 अदद मुजरिमों के साथ उस कमरे में बंद थे, जिसमें शीशे का बॉक्स मौजूद था और उन तीनों के पिस्तौल उनकी तरफ उठे हुए थे। मुजरिमों का सरदार और बाकी साथी इस सिचुएशन से बेखबर मकान से बाहर मौजूद थे। थोड़ी देर के लिए पूरे मकान में मौत की सी खामोशी छा गई। उन सब के दिल धक कर रहे थे और वो बुतों की मानिंद साकित व जामिद खड़े थे। आखिर सबसे पहले इंस्पेक्टर जमशेद को होश आया। दरवाज़ा खोलकर खुद को हमारे हवाले कर दो, तुम बचकर नहीं जा सकते। मकान चारों तरफ से घिर चुका है, वो ऊंची आवाज में बोले। कुछ देर तक अंदर से जवाब न आने पर फिर बोले, अगर तुमने दरवाज़ा ना खोला तो तोड़ दिया जाएगा। अगर किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की तो दोनों बच्चों और उनकी वालदा को गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। अंदर से आवाज़ आई,
ये तीनों इस वक्त 3 पिस्तौलों की जद में हैं। अगर इनकी जिंदगी अजीज है तो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश ना करे। महमूद, क्या इन लोगों के पास पिस्तौल हैं? अचानक इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी हाँ, अंदर से महमूद की आवाज आई। तुम घबराना नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तीनों को दिलासा दिया। आप हमारी फिक्र न करें अब्बा जान, सिर्फ ये बता दें कि शीशे का टुकड़ा है क्या भला? फारूक ने पूछा। खामोश रहो, खबरदार अगर अब तुमने जबान हिलाई। अंदर शौकत ने उन्हें डांटा। वो शीशे का टुकड़ा नहीं बल्कि एक छोटा सा बॉक्स है और उसमें एक बम का फार्मूला है। अगर ये दुश्मन के हाथ लग गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें बताया। तब आप फिक्र ना करें, अब हम मुतमईन हैं। वो बॉक्स हमारी जानों से ज्यादा कीमती है। ये हमें शूट करते हैं तो करें, लेकिन शीशे का बॉक्स हाथ से न जाने पाए। बेगम जमशेद की पुरवकार आवाज आई। बहुत खूब, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। आप अपना काम करें, अंदर का मामला हम पर छोड़ दें, महमूद ने कहा। अच्छा, अब मैं तुम्हें अपनी मर्जी पर छोड़ता हूं, जो तुम्हारे जी में आए करो, लेकिन याद रखो तुम्हें मुल्क और कौम की बका से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें मरकर भी शीशे का बॉक्स इनके हवाले नहीं करना है। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज भर्रा गई। बेफिक्र रहें अब्बा जान, बस अब डायलॉग बहुत हो चुके। हाँ, अब बताओ वो शीशे का बॉक्स कहाँ है? शौकत ने गुर्रा कर पूछा। कौन सा बॉक्स? महमूद ने दलेर होकर कहा। तुम नहीं बताते तो ना बताओ, हम अभी उसे बरामद कर लेते हैं। तनवीर, तुम इनकी तरफ पिस्तौल ताने रहो, मैं और जावेद कमरे की तलाशी लेंगे। दोनों कमरे की चीजें उलट पुलट करने लगे। कपड़ों की अलमारी, किताबों की अलमारी, संदूक, मेज की तरह से गरज हर चीज उन्होंने देख डाली, लेकिन शीशे का बॉक्स कहीं ना मिला। सिर्फ 2 अलमारियां रह गईं। ये महमूद और फारूक की थीं। क्यों, मिल गया? फारूक हंसा। खामोश रहो, तनवीर ने कहा। इस कमरे के बाहर तुम्हारे वालिद और उनके साथी जरूर मौजूद हैं, लेकिन मकान के बाहर तुम्हारा कोई आदमी मौजूद नहीं। ये बात गलत है कि मकान घेरे में लिया जा चुका है। ये गलत नहीं हो सकता। क्या तुमने सुना नहीं मेरे अब्बा जान क्या कह रहे थे? मैंने सुना था और दिल में उनके झूठ पर हंसा भी था। महमूद और फारूक चौंके। मतलब ये कि इस मकान के चारों तरफ दरअसल हमारे साथी जरूर मौजूद हैं। अगर पुलिस आई होती तो इस वक्त तक दोनों तरफ से गोलियां जरूर चली होती। क्या समझे? अब सुनो, इस कमरे से बाहर तुम्हारे वालिद और उनके साथी मौजूद हैं, जबकि कमरे के अंदर 3 हम हैं और मकान के बाहर भी हमारे साथी मौजूद हैं। अब तुम लोगों के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो बॉक्स हमारे हवाले कर दो। तुम्हारी जानें बचने की यही एक सूरत है। हमें अपनी जानों की परवाह नहीं, महमूद ने कहा। अच्छा, तनवीर जरा चाकू निकालना, मैं देखता हूं इसमें कितना दमखम है, शौकत ने अपने साथी से कहा। उसने चाकू निकालकर शौकत को पकड़ा दिया। देखो लड़के, अगर तुम नहीं बताओगे तो यह चाकू तुम्हारी पिंडली में उतार दिया जाएगा। बस, महमूद ने उसका मजाक उड़ाया। अब भी वक्त है, क्यों अपना खून मुफ्त में जाया करते हो? शौकत ने महमूद के करीब पहुंचकर कहा। ठहरो दोस्त। अचानक फारूक बोल उठा। शौकत का हाथ रुक गया। हाँ कहो, क्या है? तुम गलती कर रहे हो। क्या मतलब? शीशे के बॉक्स के मुतालिक महमूद को तो मालूम ही नहीं, वो तो दरअसल मेरे हाथ का रखा हुआ है। तुम ये चाकू मेरी पिंडली में उतार दो ताकि मैं तुम्हें फौरन ही बता दूं, फारूक ने मुस्कुराकर कहा। मैं सच कहता हूं, बॉक्स मैंने रखा हुआ है, महमूद ने कहा। कहाँ? शौकत ने तेजी से पूछा। मुझे अफसोस है, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम लोग यूं नहीं मानोगे, अब चाकू चलाना ही पड़ेगा। ये कहकर शौकत एक बार फिर महमूद की तरफ मुड़ा। जो ही उसके नजदीक पहुंचा, फारूक चिल्लाया। मैं बताता हूं, बॉक्स कहाँ है। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। मेरी अलमारी में, वो रही मेरी अलमारी। तुमने अभी तक उस अलमारी में तो देखा ही नहीं, फारूक ने कहा। शौकत और उसका साथी तेजी से अलमारी की तरफ बढ़े। तनवीर अब भी उन पर पिस्तौल ताने हुए था। शौकत ने अलमारी का हैंडल पकड़कर खींचा, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। यह तो बंद है, शौकत बोला। अच्छा, ओ हो, मुझे याद आ गया, इसमें तो ताला लगा हुआ है, फारूक ने जवाब दिया। तो फिर लाओ चाबी। चाबी? चाबी तो बाहर दूसरे कमरे में है, क्या मैं जाकर ले आऊं? उसने मुस्कुराकर पूछा। बकवास मत करो, चाबी जरूर तुम्हारी जेब में होगी, तो जेब की तलाशी ले लो। शौकत ने बारी बारी तीनों की जेबों की तलाशी ली, लेकिन कोई चाबी बरामद ना हुई। अलमारी का ताला पिस्तौल की गोली से तोड़ दो, शौकत ने तनवीर से कहा। तनवीर आगे बढ़ा।
उसने पिस्तौल की नाल ताले के सुराख पर रखकर फायर कर दिया। फायर की आवाज ने उन सबको चौंका दिया। इंस्पेक्टर जमशेद का मुंह फख हो गया। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए, महमूद, क्या हुआ? फरजाना की भी खौफ से चीख निकल गई। हम खैरियत से हैं अब्बा जान, इन्होंने अलमारी का ताला तोड़ा है। अच्छा। इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से पुरसुकून आवाज निकली। उस वक्त तक इंस्पेक्टर जमशेद 3 ऑफिसर को दाएं तरफ वाली खिड़की पर और 3 को बाएं तरफ वाली खिड़की पर मुकर्रर कर चुके थे। खुद आईजी और डीआईजी साहिबान के साथ दरवाजे पर मौजूद थे। उनके पास ही फरजाना खड़ी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। डीआईजी बोले, क्यों ना पुलिस की एक पूरी फोर्स बुला ली जाए। आईजी साहब ने मशवरा दिया। वो कैसे? यहाँ किसी जगह से फ़ोन किया जा सकता है। ठीक है, तुम जाकर फ़ोन करके आओ, आईजी साहब ने कहा। लेकिन पुलिस यहाँ आकर क्या करेगी? दुश्मन 3 हैं और हम उनके मुकाबले में 9-10 हैं। एक बात तय है कि अगर इन्होंने शीशे का बॉक्स हासिल कर लिया तो हम इन्हें किसी कीमत पर भी यहाँ से जाने ना देंगे। वो मेरे बीवी बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे ना, परवाह नहीं। मैं इनकी कुर्बानी देकर मुस्कुरा सकूंगा कि मेरे 2 बेटे और बीवी कौम और मुल्क पर कुर्बान हो गए। इंस्पेक्टर जमशेद जज्बाती हो गए। फरजाना दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर वो बाहर निकल आई। गली में बिजली का बल्ब रोशन था और उसकी रोशनी में गली में खड़ी कारें साफ देखी जा सकती थी। अचानक उसने 2 आदमियों को एक कार की तरफ बढ़ते देखा। फिर वो उस कार पर थोड़ा सा झुके और उनमें से एक बोला, पिछली तरफ से मकान में दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है। मेरा ख्याल है कि मकान के अंदर कोई फायर हुआ था। तुम ऐसा करो कि एक आदमी अंदर जाकर हालात मालूम कराए और एक पिछली तरफ चला जाए। दरवाजे के सामने वो दोनों पहले ही मौजूद हैं। दरवाजे पर मौजूद 2 आदमियों का जिक्र सुनकर फरजाना चौंकी। अब उसने उन दोनों को देखा। वो उसके बिल्कुल सामने थे, लेकिन अभी तक उन दोनों ने उसे नहीं देखा था। वो कार की तरफ देख रहे थे। किसी भी लम्हे वो उसे देख सकते थे। इस ख्याल से ही वो घबरा गई, क्योंकि इस तरह फ़ोन करने का प्रोग्राम दरहम बरहम हो सकता था। उसने आओ देखा न ताओ फौरन ज़मीन पर लेट गई और झाड़ियों की बाढ़ के साथ साथ सीने के बल रेंगने लगी। ये बाढ़ शिराजी साहिब के दरवाजे तक चली गई थी। बाढ़ के पास जगह नीम तारीख थी। उसने इसी तारीकी से फ़ायदा उठाया और आगे बढ़ती रही, यहाँ तक कि शिराजी साहिब के दरवाजे तक पहुँच गई। अब मसला था दरवाज़ा खोलने का। उसने लेटे लेटे दरवाजे को थोड़ा सा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया, साथ ही हल्की सी चरचराहट भी हुई। गली में खड़े हुए दोनों आदमी चौंक उठे। ये कैसी आवाज़ थी? ऐसा मालूम होता है जैसे कोई दरवाज़ा खुला हो। कौन सा दरवाज़ा? आवाज़ इस तरफ से आई थी। एक ने शिराजी साहिब के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अच्छा, वो शिराजी साहिब के दरवाजे की तरफ बढ़ा। फरजाना अभी तक दरवाजे के बाहर ज़मीन पर लेटी थी। मुजरिमों का साथी लम्हा लम्हा करीब आता जा रहा था। फरजाना के पास इस वक्त 2 ही रास्ते थे, या तो वो फौरन दरवाजे में दाखिल हो जाए या फिर तेजी से रेंगते हुए बाढ़ के बराबर लेट जाए। उसे मकान के अंदर दाखिल होना मुनासिब मालूम हुआ। दूसरे ही लम्हे वो किसी मगरमच्छ की तरह रेंगती हुई अंदर दाखिल हो चुकी थी। दरवाज़ा थोड़ा सा और खुल गया था। अंदर दाखिल होते ही वो तेजी से उठ खड़ी हुई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसका दिल धक धक कर रहा था। कोई अंदर दाखिल हुआ है, बाहर से आवाज़ आई। तो तुम भी अंदर घुस जाओ और जो कोई भी अंदर गया है उसे बाहर ले आओ। एक बार फिर दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। बरामदे में तारीकी थी। वो सीधा आगे बढ़ता चला गया, जबकि फरजाना अभी तक दरवाजे के साथ ही दीवार से लगी खड़ी थी। अब वो न अंदर जा सकती थी और न बाहर। कार में बैठे हुए सरदार ने मुंह से सीटी की आवाज़ निकाली। शिराजी साहिब के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ उसका साथी चौंक कर कार की तरफ बढ़ा। क्या बात है? सरदार ने पूछा। कोई शख्स साथ वाले मकान में दाखिल हुआ है, उसने बताया। तो हमें इससे क्या? वो छुप कर अंदर दाखिल हुआ है और जहां तक मेरा ख्याल है वो इंस्पेक्टर जमशेद की कोठी का ही कोई फर्द था। तो फिर मैंने अपने साथी को अंदर भेज दिया है। ठीक है, अब दोनों दरवाज़ों पर नज़र रखो। जी बेहतर। मुजरिमों का एक साथी अंदर के हालात का जायज़ा लेने के लिए गया था। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो उसके सामने एक नीम तारीख बरामदा था। बरामदे के आखिर में उसे खाली कमरा नजर आया। मोड़ मुड़कर वो आगे बढ़ा। यहाँ भी एक खाली कमरा था। उसके बाद उसकी नज़र जिस कमरे पर पड़ी उसका दरवाज़ा बंद था। इस दरवाजे के सामने उसे 3 आदमी खड़े नजर आए, जिनमें से एक को उसने साफ पहचान लिया। ये इंस्पेक्टर जमशेद थे। वो अंधेरे में दीवार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। फरजाना अभी तक नहीं आई, इंस्पेक्टर जमशेद कह रहे थे। मैं ज़रा दरवाजे पर जाकर अंदर के हालात मालूम कर लूँ। जमशेद बंद दरवाजे की तरफ बढ़े। हेलो महमूद, क्या ये लोग शीशे का बॉक्स हासिल कर चुके हैं? नहीं अब्बा जान,
अंदर से आवाज आई। मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें नहीं बताओगे कि वो कहाँ रखा है। आप बेफिक्र रहें। महमूद की आवाज आनी बंद हो गई। शायद उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया था। हौसला रखो महमूद, हौसला रखो, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। दीवार से लगा मुजरिमों का साथी सारा मामला समझ चुका था, इसलिए अब उसने यहां ठहरना मुनासिब न समझा और वापस पलटा। उधर वो इंस्पेक्टर जमशेद के घर से निकला। इधर इसी वक्त शिराजी साहिब के मकान का दरवाजा खुला और उनका साथी अंदर से निकल आया। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे। क्या वो तुम्हें अंदर मिली? इंस्पेक्टर जमशेद की लड़की इस घर में फोन करने दाखिल हो चुकी है। अरे, लेकिन मुझे तो अंदर कोई भी नहीं मिला। तुम बेवकूफ हो। अगर वो फोन करने में कामयाब हो गई तो हम सब मारे जाएंगे। फौरन अंदर दाखिल हो जाओ। मैं भी सरदार को अंदर के हालात बताकर तुम्हारे पीछे आता हूं। वो घबराहट के आलम में शिराजी साहिब के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दूसरा सरदार की कार की तरफ तीर की तरह आया। लेकिन ये क्या? शिराजी साहिब के दरवाजे पर उनका साथी खड़ा का खड़ा रह गया था। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ। ये देखकर दूसरे ने पूछा, क्या बात है, तुम अंदर क्यों नहीं जाते? दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। क्या? दरवाजा बंद हो गया है? तब तो मर गए बेमौत। क्या बात है, कुछ मुझे भी तो बताओ, सरदार ने तंग आकर पूछा। गड़बड़ हो गई सरदार। क्या मतलब? अंदर हमारे तीनों साथी एक कमरे में इंस्पेक्टर जमशेद के बेटों के साथ बंद हैं। बाहर इंस्पेक्टर जमशेद और उनके साथी मौजूद हैं। शीशे का बॉक्स उसी बंद कमरे में मौजूद है। इधर इंस्पेक्टर जमशेद की लड़की पुलिस को फोन करने के लिए साथ वाले मकान में दाखिल हो चुकी है। अंदर हमारे साथी को नजर नहीं आई और वो बाहर निकल आया। अब उसके बाहर निकलते ही उस चालाक लड़की ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। अब फौरन किसी पाइप के जरिए मकान के अंदर दाखिल हो जाओ। खबरदार वो लड़की हरगिज फोन ना करने पाए। दोनों शिराजी साहिब के मकान की तरफ दौड़ गए। शौकत पिस्तौल की मदद से अलमारी का ताला तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन पूरी अलमारी छान मारने पर भी उन्हें शीशे का टुकड़ा नहीं मिला। तो तुमने झूठ बोला था? शौकत फारूक की तरफ मुड़ा। क्या मतलब? फारूक ने लापरवाही से कहा। तुम्हारी शामत आई है, शौकत ने दांत पीसते हुए कहा। जावेद चाकू लेकर बेगम जमशेद की तरफ बढ़ा। महमूद और फारूक मुस्तरिब होकर उन्हें देखने लगे। जो ही उसका चाकू वाला हाथ बुलंद हुआ, महमूद बोल उठा, यार फारूक, मेरा ख्याल है अब इन्हें बता ही देना चाहिए। क्यों निकल गई सारी बहादुरी? अब मैं बताता हूं, तुम अपने साथी को वापस बुलाओ। नहीं, वो वहीं रहेगा। बताना है तो फौरन बताओ। खबरदार महमूद, अगर तुमने बताया तो जिंदगी भर तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। अम्मी जान, मैं आपका खून जमीन पर गिरते नहीं देख सकता, महमूद ने कहा। तो अपनी आंखें बंद कर लो। अम्मी जान, महमूद की आवाज भर्रा गई। वो बॉक्स मेरी जान से ज्यादा कीमती है। मजबूरी है अम्मी जान, और फिर बॉक्स अगर इन्हें मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, महमूद ने कहा। नहीं, बुजदिली की इब्तिदा इस कमरे से नहीं होनी चाहिए। ठीक है अम्मी जान, आपका हुक्म सर आंखों पर, महमूद ने बेचारगी से कहा। जल्दी बताओ, शौकत ने तेज लहजे में कहा। हाँ हाँ, बता रहा हूं। शीशे का बॉक्स इस कमरे में नहीं है, बल्कि इस मकान में ही नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शौकत चिल्लाया। जो तुम सुन रहे हो। यहां से बहुत दूर दरिया के बीचों बीच एक बारादरी है। उस बारादरी के नीचे एक तहखाना है। उस तहखाने में एक बहुत बड़ा और भारी लोहे का संदूक रखा है। उस बड़े संदूक में एक इससे छोटा लोहे का संदूक रखा है। दोनों संदूकों पर वजनी ताले लगे हुए हैं। उस छोटे संदूक में वो शीशे का बॉक्स रखा हुआ है। रात के वक्त कश्ती भी नहीं मिल सकती, और कश्ती के बगैर उस बारादरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। खामोश रहो, शौकत चिल्लाया। अगर तुम बॉक्स का पता मालूम नहीं करना चाहते तो मैं खामोश हो जाता हूं। इसलिए चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। बेगम जमशेद और फारूक हंसने लगे। मुझे यकीन है कि बॉक्स इसी कमरे में है और हम खुद ही उसे तलाश कर लेंगे। बिलाखिर शौकत ने आजिज आकर कहा। तनवीर, तुम पिस्तौल इनकी तरफ ताने रहो। हम दोनों एक बार फिर इस पूरे कमरे की तलाशी लेंगे, और फिर अभी तो एक अलमारी और देखना बाकी है। मुजरिमों का साथी जो ही बाहर निकला, फरजाना ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और अब वो तेज़ी से अंदर जा रही थी। वो उस मकान को इससे पहले भी कई मरतबा अंदर से देख चुकी थी, इसलिए उसे फ़ोन करने वाले कमरे तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया ही था कि एक आवाज़ ने चौंका दिया। ठहरो, कौन हो तुम? दरवाजे में बेगम शिराजी खड़ी थीं। अरे फरजाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊँ आंटी, इस वक्त हम सब मुसीबत में हैं। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन को फ़ोन करने आई थी। मुझे अफसोस है कि बगैर इजाज़त ही यहाँ चली आई। कोई बात नहीं, तुम फ़ौरन फ़ोन करो। फरजाना ने नंबर डायल किए, लेकिन लाइन साफ नहीं थी।
वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार करती रही। क्या बात है, तुम बहुत घबराई हुई हो? हम इस वक्त दुश्मनों में घिरे हुए हैं। हमारे मकान के अंदर भी दुश्मन हैं और बाहर भी। तब उन्होंने तुम्हें यहां कैसे आने दिया? लंबी कहानी है, आपको तफसील से सुनाऊंगी, फरजाना ने कहा और एक बार फिर नंबर डायल करने लगी, लेकिन अभी तक लाइन साफ नहीं हुई थी। क्या मुसीबत है। लाओ मैं कोशिश करती हूं, बेगम शिराजी ने कहा। एन उसी वक्त धम की आवाज आई। शायद कोई कूदा था। फरजाना घबरा गई। आप फौरन इस कमरे का दरवाजा बंद कर दें। बेगम शिराजी घबराहट के आलम में दरवाजे की तरफ दौड़ी और अंदर से दरवाजे की चटखनी लगा दी। फरजाना लरसते हाथों से नंबर डायल करने लगी। अचानक दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे, बाहर से आवाज आई। बेगम शिराजी को खिड़की का ख्याल आया जो खुली रह गई थी। वो उस तरफ लपकी, लेकिन उसी वक्त बाहर वालों को भी अकल आ चुकी थी। वो दोनों खिड़की फलंगते हुए अंदर चले आए। एन उसी वक्त नंबर मिल गया। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? उनमें से एक तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि फरजाना के मुंह से कोई लफ्ज निकल सकता, उसके हाथों से रिसीवर छीनकर क्रेडल में पटक दिया गया। हम कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे खड़े रहेंगे? आईजी ने उकता कर कहा। हम कर भी क्या सकते हैं, डीआईजी बोले। फरजाना भी अभी तक नहीं लौटी। इंस्पेक्टर जमशेद फिक्रमंद थे। यूं काम नहीं चलेगा, कुछ करना ही होगा। क्या किया जाए? अगर हम इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं तो 3 जानें ज़ाया होंगी, डीआईजी ने कहा। 3 जानें पूरी कौम से कीमती तो नहीं है। ये तो ठीक है जनाब आली, लेकिन अभी कोई ख़तरनाक कदम उठाने की ज़रूरत ही क्या है? मुजरिम भी तो अंदर बंद हैं, और जब तक वो इस कमरे में बंद हैं हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? अब तो देखना यह है कि वो क्या कदम उठाते हैं। मैं जानता हूं वो क्या करेंगे, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। क्या करेंगे? शीशे का बॉक्स हासिल करने के बाद वो दरवाजे पर आकर कहेंगे, तुम्हारे बीवी और बच्चे हमारे पिस्तौलों की जद में हैं। अगर किसी ने भी हरकत करने की कोशिश की तो उन तीनों की लाशें ही मिलेंगी। इस सूरत में बहुत कुछ करने का मौका मिल सकता है, डीआईजी साहब बोले। हाँ, इसके इम्कानात हैं। ठीक है, मगर फरजाना अभी तक क्यों नहीं आई? इंस्पेक्टर जमशेद सिर्फ यही बात बार बार दोहरा रहे थे। खुदा जाने क्या बात है, क्यों ना मैं जाकर फरजाना को देखाऊं? हाँ, देखाओ, हम यहां पूरी तरह चौकस खड़े हैं। इंस्पेक्टर जमशेद दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, वो बाहर से बंद था। जमशेद कुछ सोचते हुए वापस चले आए। मालूम होता है फरजाना अक्लमंदी दिखा गई। वो बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर गई, इंस्पेक्टर जमशेद ने बताया। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? बस उसका जहन भी अजीब है। शायद उसने सोचा होगा कि हो सकता है मुजरिम कमरे से निकलने में कामयाब हो जाए। अपनी तरफ से वो उनका मकान से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर गई है। भाई, तुम्हारे बच्चे भी कमाल के ज़हीन हैं। आईजी और डीआईजी भी हंस पड़े। अचानक कमरे के अंदर महमूद के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो कह रहा था, खबरदार, अलमारी के इस खाने को हाथ न लगाना। क्यों? इस खाने में एटम बम रखा है क्या? शौकत ने मजाक उड़ाया। नहीं, इसमें सिया सांप रहता है, महमूद ने मुस्कुराकर कहा। बकवास मत करो। शौकत अलमारी के खाने की चीज़ें उठा उठा कर नीचे फेंक रहा था। अचानक गत्ते का डब्बा उसके हाथ लगा। इसे ना खोलना, महमूद ने उसे मशवरा दिया। क्यों? इसमें शीशे का बॉक्स है क्या? अरे नहीं, इसमें सांप है। फिर वही बकवास। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, महमूद ने इस तरह मायूसाना अंदाज में कहा जैसे शौकत की मौत करीब आ गई हो। शौकत ने डब्बा खोल डाला, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके मुंह से चीख निकल गई और डब्बा उसके हाथ से छूट गया, जिसे महमूद ने दबोच लिया। डब्बे में एक सांप फन फैलाए झूम रहा था। महमूद और फारूक बुरी तरह हंस रहे थे। बेगम जमशेद भी मुस्कुरा दी। देखा, मैंने कहा था ना, इसमें सांप है। लानत हो तुम पर, नकली सांप से डरा दिया। शौकत छेंप उठा। एक बार फिर वो अलमारी की चीजें उलटने पुलटने लगा। उसका साथी भी उसकी मदद कर रहा था। इस गत्ते के डब्बे के अंदर तो देख लो, कहीं शीशे का बॉक्स इसमें ना हो। फारूक ने उनका मजाक उड़ाया। बकवास मत करो, तुम्हारी मर्जी। फिर ना कहना शीशे के बॉक्स का पता नहीं बताया। तुम खामोश नहीं रहोगे? चलो, तुम दोनों कुर्सियों पर बैठ जाओ। फरजाना और बेगम शराजी को हुक्म दिया गया। दोनों खौफजदा थीं, फौरन ही कुर्सियों पर बैठ गईं। अब उन दोनों ने अपनी जेबों से पतली सी रस्सी निकाली और उन्हें कुर्सियों के साथ जकड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही वो इस काम से फारिग हो गए। घर में इस वक्त और कौन है? एक ने पूछा। कोई भी नहीं। तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए हैं। वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। फरजाना उनके जाते ही बोली, आपका मुलाजिम क्या घर में नहीं है?
हाँ, घर ही में है। फिर आपका क्या ख्याल है कि ये उसे ढूंढ नहीं सकेंगे? हाँ, ये उस तक नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए कि वो सर्वेंट क्वार्टर में सो रहा है। और सर्वेंट क्वार्टर तो तुम जानती ही हो, मकान की पिछली समत में है। ये वहां तक कहाँ पहुंचेंगे? जल्द ही वो दोनों वापस कमरे में आ गए। मकान में और कोई नहीं है। अच्छा, सुबह तक इसी कमरे में बंद रहो। बेगम शनाजी ने उनके जाने के बाद पूछा, किसी ना किसी तरह फोन करना होगा, लेकिन हम दोनों तो बुरी तरह जकड़ी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि मैं अगर जमीन पर खुद को गिरा लूं तो घुटनों और हथेलियों के बल खिसक सकती हूं, लेकिन तुम फोन का नंबर कैसे डायल करोगी? इसकी सिर्फ एक ही सूरत है। वो क्या? ये कि मैं खिसकती हुई गफूर के क्वार्टर तक जाऊं और उसे जगा दूं। इस तरह हम आज़ाद हो सकते हैं। फरजाना ने पैरों पर दबाव डाला, हाथों को आगे की तरफ किया और खुद को जमीन पर गिरा दिया। उसके घुटनों पर शदीद चोट लगी। अब उसके घुटने और हथेलियां जमीन पर टिकी हुई थीं और कुर्सी उसकी कमर पर सवार थी। वो खिसकने लगी, यहां तक के दरवाजे तक पहुंच गई। दोनों बाहर निकलकर सीधे कार की तरफ आ गए। क्यों, क्या रहा? सरदार ने पूछा। हम उन्हें कुर्सियों से जकड़ आए हैं। वो फोन करने में कामयाब तो नहीं हुई? जी नहीं। अब हमें अंदर के मामलात में दखल देना होगा। हमें कमरे से बाहर जो लोग मौजूद हैं उन पर काबू पाना होगा, तभी हम अपने साथियों को शीशे के टुकड़े समेत छुड़ा सकेंगे। जी हाँ, आपका ख्याल ठीक है, एक कहने लगा। तो मकान की पिछली तरफ जो तुम्हारे दो साथी हैं उन्हें भी बुला लो। जी, बहुत बेहतर, उनका साथी ये कहकर चला गया। जल्द ही वो उन दोनों को ले आया। अब तुम चारों अपने पिस्तौल निकालकर मकान में दाखिल हो जाओ और कमरे के बाहर जितने भी आदमी मौजूद हैं उन पर काबू पाने की कोशिश करो। देखो, पूरी होशियारी से काम करना है। मैं बाहर नहीं ठहरूंगा, बल्कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए मौजूद रहूंगा। चारों ने अपने पिस्तौल निकाल लिए और दरवाज़ा बाहर से खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। इससे पहले उनका जो साथी अंदर के हालात का जायजा लेकर आया था वही उन सबको रास्ता दिखा रहा था। चारों अब उस जगह पहुंच चुके थे जहां से बंद दरवाज़ा नजर आ रहा था। दरवाजे के सामने उस वक्त भी इंस्पेक्टर जमशेद अपने दोनों साथियों के साथ मौजूद थे। उनके तीन साथी कमरे के दाएं तरफ वाली खिड़की के पास मौजूद थे और तीन बाएं तरफ। तीन ये सामने हैं। अगले ने सरगोशी की। इसका मतलब यह है कि हमें 9 आदमियों से निपटना है। हाँ, इनके हाथों में पिस्तौल तो नजर नहीं आ रहे हैं। इंस्पेक्टर जमशेद के हाथ में पिस्तौल है। इसी तरह दाएं तरफ वाली खिड़की पर भी 3 में से एक के हाथ में पिस्तौल है। बाएं तरफ तो हम देख ही नहीं सकते। यूं करते हैं कि दो आदमी बैक वक्त दोनों तरफ से जाते हैं, तीसरी तरफ बाद में देख लेंगे। चारों दो की टोलियों में जमीन पर गिरकर सीने के बल रेंगने लगे। पहले अगले 2 इंस्पेक्टर जमशेद के पास पहुंचे और उठकर पिस्तौल उनकी कमर से लगाते हुए एक मध्यम आवाज में बोला, खबरदार, अपनी जगह से हरकत भी ना करना। दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर जमशेद अचानक नीचे बैठ गए। हमलावर इस अचानक हरकत से बौखला गए। जमशेद ने उनकी बौखलाहट से फायदा उठाया और एक की टांग पर इस जोर से ठोकर मारी कि वो दूसरी तरफ उलट गया। इसके साथ ही उनका मुक्का दूसरे की थोड़ी पर लगा। पिस्तौल उनके हाथों से छूट गए। डीआईजी साहब तेजी से झुके और उनके पिस्तौलों पर कब्जा कर लिया। आप इनको संभालें, मैं दाएं तरफ देखता हूं, जमशेद ने कहा और पिस्तौल हाथ में लिए दीवार के साथ साथ दाएं तरफ पड़ा। उन्होंने मोड़ पर पहुंचकर देखा, उनके तीनों साथी हाथ ऊपर उठाए खड़े थे। 2 आदमी उन पर पिस्तौल ताने हुए थे। फायर करना खतरनाक था, इसलिए वो दबे पांव आगे बढ़े और एक की कमर से पिस्तौल की नाली और दूसरे की कमर से अपनी उंगली लगाते हुए कहा, अपने पिस्तौल जमीन पर गिरा दो वरना छलनी कर दूंगा। दोनों ने घबराकर पिस्तौल नीचे गिरा दिए। उनके एक साथी ने फौरन ही झुककर पिस्तौल उठा लिए। क्या इस खिड़की के जरिए बाहर आए थे? जमशेद ने पूछा। जी नहीं, ये अंदर से नहीं बल्कि मकान के बाहर से आए थे। इसका मतलब यह हुआ कि मुजरिमों के साथी मकान के बाहर भी मौजूद हैं। उन्हें फरजाना के ख्याल ने परेशान कर दिया था। अच्छा, अब इन्हें लेकर दरवाजे पर चलो। अब वो सब चारों मुजरिमों समेत बंद दरवाजे के सामने मौजूद थे। सबसे पहले इनको बांधना चाहिए ताकि इनकी तरफ से कोई खतरा न रहे, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। उन सब के हाथों में पिस्तौल थे और चारों मुजरिम हाथ ऊपर उठाए खड़े थे। इंस्पेक्टर जमशेद गए और रस्सियां ले आए। देखते ही देखते उनके हाथ और पांव जकड़ दिए गए। क्या तुम्हारा कोई और साथी भी मकान के बाहर है? नहीं, एक बोला। तुम्हें यहां किसने भेजा है? वो सरदार ने। क्या नाम है उसका? जी, सरदार। तो तुम नाम नहीं जानते? हम नहीं जानते। क्या तुम सब शीशे का टुकड़ा हासिल करने आए थे? हमें नहीं मालूम। उनके जकड़े जाने के बाद इंस्पेक्टर जमशेद और उनके साथियों ने अपने अपने पिस्तौल अपनी जेबों में रख लिए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो नहीं जानते थे कि मुजरिमों का सरदार इसी इंतजार में है कि कब वो लोग पिस्तौल अपनी जेबों में रखें और कब वो मौके से फायदा उठाए।
सरदार एक तारीख गोशे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। जो ही उनके पिस्तौल जेबों में गए, वो अपनी जगह से निकला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। स्टेन गन उसके हाथ में थी। फरजाना एक एक इंच आगे बढ़ रही थी। इस हालत में खिसकना सख्त दुश्वार था, लेकिन मसला पूरी कौम का था। उसे हर हाल में गफूर तक पहुंचना था। उसकी हथेलियां और घुटने छिल रहे थे, कमर में टीसें उठ रही थीं, लेकिन बराबर आगे बढ़ रही थी। पसीने से उसका सारा जिस्म भीग चुका था। आखिरकार वो गफूर के क्वार्टर तक पहुंच ही गई। वो क्वार्टर के दरवाजे के पास बरामदे के नीचे सो रहा था। फरजाना ने अपने हाथ चारपाई की पट्टी तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन मुमकिन ना हुआ। फिर उसने चारपाई के पाए को पकड़कर हिलाया, लेकिन इस कदर मामूली जुम्बिश से गफूर भला कहाँ जागने वाला था। वो तो शायद घोड़े बेचकर सोया हुआ था। आखिरकार फरजाना ने अपना रुख तब्दील किया। अब कुर्सी चारपाई की तरफ थी और फरजाना दूसरी तरफ। उसने कुर्सी को चारपाई से दे मारा। गफूर हड़बड़ा कर उठा। कौन है? क्या है? वो घबरा गया था। हल्की हल्की रोशनी में उसे फरजाना नजर नहीं आई थी। मैं हूं गफूर चाचा। मैं कौन? फरजाना, कहाँ हो तुम? ये रही तुम्हारी चारपाई के पास। अब गफूर ने नीचे देखा और बौखला उठा। अरे बाप रे, कुर्सी मुझसे बातें कर रही है। या अल्लाह खैर, जल तू जलाल तू। अरे मर गया। गफूर चचा, ये मैं हूं फरजाना। फरजाना को इस हालत में भी हंसी आ गई। बाप रे बाप, अब कुर्सियां भी बोलने लगीं। वो थर थर कांपने लगा। तंग आकर फरजाना ने अपना रुख तब्दील किया और गफूर के सामने आ गई। गफूर ने उसे देखा तो और भी हैरान हुआ। तुम कुर्सी के नीचे क्या कर रही हो? मैं कुर्सी से बंधी हुई हूं, मुझे फौरन खोल दो। तो खुद को कुर्सी से बांधने की जरूरत ही क्या थी? मुझे फौरन खोल दो चचा, क्या खतरे में हो? हाँ, जल्दी करो। गफूर ने रस्सी खोलने की कोशिश की, लेकिन पूरा जोर सर्फ करने पर भी रस्सी की गिरा ना खुली। अरे खोलते क्यों नहीं? ठहरो, किसी चाकू की मदद से खुलेगी ये। मैं अभी लाता हूं। गफूर क्वार्टर में घुस गया और जल्द ही चाकू लिए बरामद हुआ। इस मर्तबा रस्सी खुलने में देर न लगी। लेकिन बात क्या है? मैं बाद में बताऊंगी। पहले चलकर बेगम साहिबा की रस्सियां भी काट डालो। क्या मतलब? क्या बेगम साहिबा भी बंधी हुई हैं? हाँ, ड्राइंग रूम में हैं। दोनों तकरीबन दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। गफूर ने बेगम शिराजी की रस्सियां काटी और फरजाना फोन की तरफ लपकी। इस मर्तबा नंबर फौरन ही मिल गया। हेलो, कौन साहिब? मैं फरजाना बोल रही हूं। फरजाना? कौन फरजाना? दूसरी तरफ से पूछा गया। इंस्पेक्टर जमशेद की लड़की। अच्छा, क्या बात है? हम सब खतरे में हैं। आईजी और डीआईजी साहिबान भी यहीं हैं। फौरन पुलिस की पूरी लारी लेकर आएं और मकान को चारों तरफ से घेर लें। मकान को घेर लें? जी, मेरे अब्बू की यही हिदायत है। ठीक है, हम आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिला। फरजाना ने फोन का रिसीवर रखकर सुकून का सांस लिया। तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा दो, वरना भून कर रख दूंगा। मेरे हाथ में स्टेन गन है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं। सरदार ने सामने आते ही कहा। उसे देखकर वो सब चौंक उठे। फिर उनके हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। अब इन चारों की रस्सियां खोल दो ताकि तुम्हारे हाथ पांव बांध सकें। नकाबपोश ने चहकती आवाज में कहा, लेकिन उनमें से किसी ने अपनी जगह से हरकत ना की। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा है? इनकी रस्सियां खोल दो। हमने ऐसे काम कभी नहीं किए दोस्त। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। लेकिन आज तुम्हें यह काम करना ही होगा। सरदार भी मुस्कुराया। तो तुम इनकी रस्सियां नहीं खोलोगे? नहीं, मैं तुमसे समझ लूंगा। मालूम होता है तुम लोग अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हो। नकाबपोश ने पुरसुकून आवाज में कहा। हमारे नज़दीक इस जिंदगी की कोई अहमियत नहीं जितनी कौम और मुल्क की है, और तुम इस कौम और मुल्क की बका का सौदा कर रहे हो। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। तो तुम्हें यह भी मालूम है? हमें क्या मालूम नहीं। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। तुम रस्सियां नहीं खोलते तो ना सही, नकाबपोश ने कहा और बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो उल्टे कदमों चल रहा था और इस हालत में भी उसकी स्टेन गन का रुख उनकी तरफ रहा। शौकत, तनवीर, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोल दें? क्या मतलब? शौकत, जो महमूद और फारूक की तरफ झपटा था, दरमियान में ही रुक गया। मैं तुम्हारा सरदार हूं, हालात इस वक्त मेरे कंट्रोल में हैं। तुम बेफिक्र होकर दरवाज़ा खोल दो। शौकत ने दरवाज़ा खोल दिया। तुम तीनों इनकी रस्सियां खोल दो और आप हजरात कमरे में चलें। उसने अपने साथियों और इंस्पेक्टर जमशेद वगैरह को हुक्म दिया। इंस्पेक्टर जमशेद जूं ही कमरे में दाखिल हुए, महमूद और फारूक अब्बा जान कहते हुए उनसे लिपट गए। उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। हौसला रखो, जमशेद ने उन्हें तसल्ली दी। शीशे का बॉक्स कहाँ है?
सरदार ने शौकत से पूछा। जी वो हमें इस कमरे में कहीं नहीं मिला। गधे हो तुम, इतनी देर तक बंद कमरे में 2 बच्चों और एक औरत से ये मालूम नहीं कर सके कि बॉक्स कहाँ है? हम इस पूरे कमरे में देख चुके हैं जनाब, वो यहाँ नहीं है। चलो अब तुम सातों इस पूरे कमरे की अच्छी तरह दोबारा तलाशी लो, नकाबपोश ने हुक्म दिया और वो फौरन तलाशी लेने में जुट गए। जमशेद, बेहतर होगा कि तुम्हारे लड़के बक्स का पता बताते हैं। मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। आप कितनी देर इंतज़ार कर सकते हैं? फारूक ने मासूमियत से कहा। चुपचाप खड़े रहो, बेवकूफ़ लड़के। तुम इस वक्त मौत के दरवाजे पर खड़े हो। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। खामोश रहो, नकाबपोश हुर्राया। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन शीशे का बॉक्स उन्हें कहीं ना मिला। मैं 10 तक गिनूंगा, ठीक 10 पर भी अगर तुमने न बताया कि बॉक्स कहाँ है तो धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दूंगा। तुम सब यहां तड़पते नजर आओगे। मैं हैरान हूं कि शीशे का बॉक्स कहाँ चला गया। मैंने इस अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखा था। तुम झूठ बकते हो। ये ठीक कह रहे हैं, शीशे का टुकड़ा इन्होंने मेरे सामने इस अलमारी में ऊपर वाले खाने में रखा था। तो फिर वो कहाँ जा सकता है? हो सकता है तुम्हारी तरह कोई और पार्टी भी उसे हासिल करने की फिक्र में हो और वो तुमसे पहले उसे उड़ाकर ले गई हो। मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो। उस शीशे के बॉक्स के बारे में मेरे अलावा सिर्फ तुम्हारे आईजी को मालूम था, या फिर उस साइंसदान को जो अब मौत की मीठी नींद सो रहा है। तो प्रोफेसर राशिदी के कातिल तुम हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। उसने वो फार्मूला मेरे हवाले करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अफसोस उसे कत्ल करने के बाद फार्मूला मुझे कहीं ना मिला। फिर मुझे शीशे के उस टुकड़े के बारे में मालूम हुआ। ये मालूमात प्रोफेसर के असिस्टेंट से हासिल हुई। मैं समझ गया कि फार्मूला ज़रूर उसमें है। फिर अब क्या इरादा है? बॉक्स तो यहाँ नहीं है। तुम्हारे बेटे अच्छी तरह जानते हैं। मैं गिनती शुरू करता हूँ। अगर इन्हें सबकी ज़िंदगी अजीज़ है तो बता देंगे। अब भी वक्त है कि बता दो। गोलियां सबसे पहले तुम्हारी वालदा का सीना छलनी करेंगी। 1, 2। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर गिनने लगा। सबके दिल बुरी तरह धक धक कर रहे थे। अचानक कमरे में महमूद का जबरदस्त कहका गूंजा। यूं लगता था जैसे वो पागल हो गया है। इंस्पेक्टर जमशेद भी घबरा कर उसे देखने लगे। क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? नकाबपोश ने पूछा। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि रो नहीं सकता। बात यह है कि सबसे पहले तुम मेरी वालदा को निशाना बनाओगे और सिर्फ उन्हीं को मालूम है कि शीशे का बॉक्स कहाँ है। मतलब यह कि बॉक्स मैंने इनके हवाले कर दिया था। ओह, यह तो और भी अच्छा है। इनमें सबसे पहले तुम्हें निशाना बनाऊंगा। कोई माँ अपने बेटों को गोली खाते नहीं देख सकती। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। ठहरो, नकाबपोश गिनती करते करते रुक गया। फोन करने के बाद फरजाना बैरूनी दरवाजे पर आ गई। उसने आवाज़ पैदा किए बगैर चटखनी गिरा दी और दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। बाहर झांका। बाहर उसे वो दोनों कहीं भी दिखाई ना दिए। फिर उसने मुजरिमों की कार की तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे वो खिड़की की एक छिर्री से आंख लगा चुकी थी। अंदर का मंजर उसके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। कोई शख्स नकाब में चेहरा छुपाए स्टेन गन महमूद की तरफ ताने हुए था। एक तरफ उसे अपनी वालदा भी नजर आई। दूसरे कोने में उसके वालिद और दूसरे लोग हाथ उठाए खड़े थे। वो सोच में डूब गई। अब क्या किया जाए? मैं क्या कर सकती हूँ? उसने अलमारी खोली, इधर उधर कोई चीज़ तलाश की। जल्द ही उसे वो चीज़ मिल गई। उसने उसे मुट्ठी में दबाया और बाहर निकल आई। एक बार फिर वो उसी कमरे की तरफ जा रही थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? बेटे की मौत सामने देखकर घबरा गए? नकाबपोश हंसा। आईजी साहब कहने लगे, मेरे होते हुए ये जुल्म नहीं हो सकता। शीशे का बक्स खोलना इतना आसान नहीं। उसे हासिल करने के बाद भी इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन ये तो बताओ, तुम आखिर उस फार्मूले का करोगे क्या? आईजी साहब ने पूछा। बेचूंगा दुश्मन मुल्क के हाथों, नकाबपोश बोला। क्या सौदा तय हो चुका है? हाँ, 2 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ है। मैं तुम्हें 2.5 करोड़ दिलवा सकता हूँ। क्या तुम 2.5 करोड़ हासिल करना पसंद करोगे? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं। आप मुझे कब जिंदा छोड़ेंगे? देखो, दुश्मन मुल्क के एजेंट शीशे का बॉक्स हासिल करने के बाद तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मुझे छोड़ देंगे। यही तुम्हारी भूल है। अपने मुल्क की सरहद पार करते ही वो सबसे पहले तुम्हें गोली मार देंगे। तुम अपनी कौम के साथ गद्दारी कर सकते हो तो उनके साथ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता। अचानक बेगम जमशेद को तेजी से एक ख्याल आया। मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ है वो बॉक्स फरजाना के पास है। अचानक बेगम जमशेद के मुंह से निकला। जिस वक्त ये लोग अंदर आए थे तो वो आपके साथ थी और शीशे का बॉक्स उसकी जेब में था। शौकत, तुम फौरन एक साथी को लेकर साथ वाले मकान में जाओ और फरजाना को खोलकर उसकी तलाशी लो। शीशे का बॉक्स मिल जाए तो उसे लेकर फौरन यहाँ पहुँचो। शौकत कमरे से निकल गया।
बेगम जमशेद ने अपनी जहानत से चंद मिनट और हासिल कर लिए थे, लेकिन कब तक? ये चंद मिनट भी फौरन ही गुजर गए। शौकत अंदर दाखिल हुआ। रस्सियां कटी पड़ी हैं, वो लड़की और औरत गायब हैं। क्या बकते हो? वो रस्सियां कैसे काट सकती थी? मैं ठीक कह रहा हूं सर। एन उसी वक्त वो सब चौंक उठे। पुलिस की सीटी पूरी आवाज से बजी थी। नकाबपोश भी घबरा कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। एक लम्हे के लिए उसकी तवज्जो इन लोगों पर से हट गई, और इसी लम्हे का इंस्पेक्टर जमशेद को इंतजार था। उन्होंने बिजली किसी तेजी से नकाबपोश पर छलांग लगा दी। उसे जबरदस्त धक्का लगा। वो जमीन पर आ गया। साथ ही स्टेन गन उसके हाथ से निकल गई। नकाबपोश का एक साथी अपनी जगह से उछला और स्टेन गन की तरफ आया। महमूद पास ही खड़ा था। उसने एक जोरदार ठोकर स्टेन गन पर मारी। स्टेन गन उस साथी के पास से गुजरती हुई बेगम जमशेद के पास आकर रुकी। एक दूसरे साथी ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसके पेट में डीआईजी साहिब की लात लगी और वो कर्रा कर उलट गया। इंस्पेक्टर जमशेद और नकाबपोश अभी तक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो रहे थे। तुम सब लोग अपने हाथ ऊपर उठा दो। खबरदार, कोई अपनी जगह से जुम्बिश ना करे, डीआईजी ने गरजदार आवाज में कहा। जमशेद ने नकाबपोश को छोड़ दिया और उठकर खड़े हो गए। बाहर से अब तक पुलिस की सीटी की आवाज आ रही थी। ओ बेवकूफ़ों, तुम कमरे से बाहर खड़े सीटी बजा रहे हो, अंदर क्यों नहीं आते? जमशेद ने चिल्लाकर कहा। उन्हें पुलिस वालों पर गुस्सा आ रहा था, जो उनके ख्याल के मुताबिक कमरे से बाहर सीटी बजा रहे थे। दूसरे ही लम्हे फरदाना सीटी बजाते हुए परेड के अंदाज में कदम उठाते हुए कमरे में दाखिल हो रही थी। अरे ये क्या ये सीटी तुम बजाती रही हो? जी, तुमने बहुत शानदार काम किया है, आईजी साहब बोल उठे। आपके बच्चे दर हकीकत बहुत ही ज़हीन हैं, एक और अफसर ने कहा। गिरफ्तार कर लो इन सबको, आईजी ने उन्हें देखते ही कहा। चंद लम्हों तक हथकड़ियों की खनखनाहट कमरे में गूंजती रही। आखिर में नकाबपोश का नंबर आया। उसके हाथों में भी हथकड़ी लगा दी गई। ये कौन है? इसका नकाब नोच लो, आईजी साहिब ने जोश की हालत में कहा। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। तुम जानते हो? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हें पहचाना है। कौन है ये? हमारे साबिक डीआईजी के दोस्त खान जब्बार। क्या? खान जब्बार? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर हैं। मैं खुद उन्हें जानता हूं, वो मेरे भी दोस्त हैं। ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर उनके दोस्त हैं, इसीलिए तो ये कीमती मालूमात हासिल कर लेते हैं। इससे पहले ये साबिक डीआईजी साहिब से अपने मतलब की बातें मालूम करते रहे हैं। इनके रिटायर होने के बाद इन्होंने आपसे दोस्ती गांठ ली होगी। शायद डीआईजी साहिब से भी इनके दोस्ताना ताल्लुकात हों। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूं ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खान जब्बार मेरा भी दोस्त है। खैर, अभी पता चल जाएगा, जमशेद ने कहा। क्यों मिस्टर खान जब्बार, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इस फार्मूले के मुताल्लिक किसने बताया था? यह खान जब्बार नहीं है इंस्पेक्टर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। खान जब्बार मेरा दोस्त है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं, आईजी ने गुस्से से कहा। इंस्पेक्टर इकराम, इसका नकाब उतार दो। सब इंस्पेक्टर इकराम आगे बढ़ा और नकाबपोश के चेहरे से नकाब उतार दिया। खान जब्बार, आईजी और डीआईजी के मुंह से हैरत की ज्यादती से निकला। तुम्हारा ख्याल ठीक निकला, हमें हैरत है। हाँ खान जब्बार, अब बता ही दो, वरना हम दूसरे तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। मैंने प्रोफेसर के असिस्टेंट से मालूम किया था, जब्बार ने कहा। तो क्या प्रोफेसर का असिस्टेंट भी गद्दार है? नहीं, मैंने उसे अगवा कर लिया था। वो प्रोफेसर से चंद दिन की छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे मैंने अगवा कर लिया। इससे 6 माह पहले प्रोफेसर का एक बयान किसी अखबार में शाया हुआ था, जिसमें उसने एक बम के फार्मूले के बारे में जिक्र किया था। उन दिनों फार्मूले का सिर्फ ख्याल ही प्रोफेसर के जहन में था, इसलिए उसने अखबार में देने में कोई हरज न समझा। लेकिन मैं उसी दिन से उसकी टो में रहने लगा। फिर उसके असिस्टेंट को अगवा किया और उसे अजियतें दे देकर आखिर उससे मालूम कर ही लिया। महकमा सुराग रसानी में मेरे 2 आदमी पहले ही मौजूद थे। रहीम और चौकीदार को मैंने पहले ही मुलाजिम कराया था। रहीम के जरिए मुझे मालूम हुआ कि शीशे का टुकड़ा इंस्पेक्टर जमशेद के हवाले किया गया है। मैंने रहीम को हुक्म दिया कि शीशे का टुकड़ा उड़ा लाए। इसके बदले में मैंने उसे 10,000 रुपये देने का भी वादा किया और कहा कि बाहर खड़े हुए मेरे 2 साथियों के हवाले कर दे। रहीम ने मेज़ की तरह से टुकड़ा उड़ा तो लिया, लेकिन फिर वो बेईमानी पर उतर आया। उसने सोचा था कि शीशे का बॉक्स ज़रूर कोई कीमती चीज़ है और वो उसके बदले शायद कोई बड़ी कीमत वसूल कर सके। इसी ख्याल से उसने शीशे का बॉक्स मेरे दोनों साथियों शौकत और तनवीर के हवाले न किया और भाग खड़ा हुआ। शौकत और तनवीर ने उसका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि रहीम नेशनल पार्क में घुस गया। पार्क के दरवाजे पर ही 2 लड़के बैठे पड़ रहे थे। रहीम ने इस ख्याल से शीशे का बॉक्स उनके पास गिरा दिया कि बाद में उनसे ले लेगा, लेकिन आगे जाकर पकड़ा गया।
और इससे पहले कि मेरे दोनों साथी उन दोनों लड़कों से बॉक्स हासिल करते वो वहां से जा चुके थे। बाद में मालूम हुआ कि वो दोनों इंस्पेक्टर जमशेद के लड़के हैं। आखिर वो शीशे का बॉक्स है कहाँ? अभी तक जिस चीज़ के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ है वो कहीं नजर नहीं आई। मैं हैरान हूं तुम्हारे बेटों ने उसे कहाँ छुपाया है। आईजी साहब इंस्पेक्टर जमशेद से कहने लगे। शीशे का बॉक्स इसी कमरे में है, महमूद ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, इसी कमरे में मौजूद है। इसी कमरे में मौजूद है? शौकत और तनवीर के मुंह से हैरत की वजह से निकला। और मेरा ख्याल है कि फारूक और फरजाना के अलावा उसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता, महमूद ने कहा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराने लगे और फिर गत्ते के डब्बे की तरफ बढ़े। ये वही सांप वाला डब्बा था जिसे शौकत ने डर कर फेंक दिया था। महमूद ने उसे दबोच लिया था। वो इसमें है, इंस्पेक्टर जमशेद बोले। महमूद ने हैरान होकर अपने वालिद को देखा। इस डब्बे में हरगिज नहीं, मैं इसे देख चुका हूं, एक ऑफिसर ने कहा। आप देख रहे हैं, यह गत्ते का एक चौकोर डब्बा है, इंस्पेक्टर जमशेद ने सबको डब्बा दिखाते हुए कहा। और इस डब्बे के बीचों बीच गत्ते की दीवारों की एक मेज सी बनाई गई है जिस पर सांप बैठा है। अब अगर इस मेज की एक दीवार को, जो कि पन्नों से जोड़ी गई है, उखाड़ कर इसके अंदर शीशे का बॉक्स रख दिया जाए और गत्ते की दीवार को दोबारा पन्नों से जोड़ दिया जाए तो किसी के फरिश्तों को यह मालूम नहीं होगा कि इस मामूली से डब्बे में इतनी बड़ी अहमियत वाली चीज़ हो सकती है। आखिर आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि बॉक्स इसी में है? बेगम जमशेद ने पूछा। महमूद की गलती से, जमशेद ने कहा। मेरी गलती से? महमूद चौंका। हाँ, जब भी कोई गत्ते के डब्बे की तरफ बढ़ता था तुम्हारी आंखों में बेचैनी की झलक दिखाई देती थी और मैंने इस झलक को हर बार साफ देखा था। दरअसल मैं एक तरफ खड़ा इसी तरह तलाशी ले रहा था कि ये लोग किस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और तुम कब बेचैन होते हो। इंस्पेक्टर इकराम, तुम यूं करो कि इन सबको हिफाजत से पुलिस स्टेशन ले जाओ, स्टेन गन भी साथ ले जाओ। अगर इनमें से कोई फरार होने की कोशिश करे तो उसे भून देना। अब्बाजान रहीम का क्या बना? इन लोगों ने ये नहीं बताया, फारूक बोला। वो सिविल अस्पताल में है, शौकत ने बताया। रात के 11 बज रहे थे। उनकी आंखों में नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। ड्राइंग रूम में कुर्सियों और सोफों पर बैठने के बाद आईजी साहब बोले, अब मसला इस बॉक्स को खोलने का है। ऑफिसर ने शीशे का बॉक्स ले लिया, उसे चारों तरफ से देखा। उसमें कोई बटन वगैरह नहीं था, कोई सुराख नहीं था। उसने हर तरह से दबा कर देखा लेकिन बॉक्स किसी तरह भी ना खुला। क्यों ना इसे साइंसदानों के हवाले कर दें, वो खुद ही किसी तरह खोल लेंगे। आखिर इसे खोलने का कोई ना कोई तरीका तो मौजूद है, वरना प्रोफेसर रुश्दी इस फार्मूले को इसमें बंद ही क्यों करते। अब जमशेद की बारी आई। आप में से किसी के पास लाइटर होगा? उन्होंने पूछा। जी हाँ, लीजिए। एक ऑफिसर ने उन्हें लाइटर दिया। सब लोग जमशेद को हैरत से देख रहे थे। जमशेद ने लाइटर जलाया। वो शीशे के बॉक्स को चारों तरफ आंच देते रहे। यह अमल तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा और देखने वालों ने देखा कि अब इंस्पेक्टर जमशेद के चेहरे पर भी मायूसी थी। आखिर तंग आकर उन्होंने शीशे के बॉक्स को मेज पर रख दिया। इसे साइंसदानों के हवाले ही करना होगा, आईजी बोले। हाँ, अब तक तो हम सब इसे खोलने की कोशिश कर चुके हैं, जमशेद बोले। अभी हम तीनों रहते हैं अब्बाजान, महमूद बोल उठा। सब उसकी आवाज़ सुनकर चौंक उठे। अगर आप इजाज़त दें तो? हमारी तरफ से इजाज़त है, आईजी साहब ने कहा। इजाज़त मिलने पर सबसे पहले महमूद ने बॉक्स को उठाकर बगौर देखा। फिर उसने ये फारूक की तरफ बढ़ा दिया। फारूक ने गौर से देखने के बाद फरजाना को दे दिया। जब तीनों देख चुके तो आपस में खुसर पुसर करने बैठ गए। आखिर महमूद ने सर ऊपर उठाया। इसे खूनबीन से देखा जाए, ज़रूर इसके अंदर कोई सुराख मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आया। महमूद की बात सुनकर सब तंग रह गए। वाकई ये ख्याल हम में से किसी को नहीं आया। इंस्पेक्टर, क्या तुम्हारे यहाँ खूनबीन होगी? आईजी साहब ने पूछा। जी नहीं। तो फिर पहले खुरबीन का बंदोबस्त करना चाहिए। शायद शिराजी साहिब के यहाँ है, फरजाना ने बताया। तब तुम ही जाकर ले आओ। एक बार फिर फरजाना ने बेगम शिराजी को जगाया। उनकी अभी अभी आंख लगी थी। आपके यहाँ मैंने एक बार खुरबीन देखी थी। क्यों, क्या बात है? अब्बा जान को उसकी ज़रूरत है। क्या मुजरिम पकड़े जा चुके हैं? जी हाँ। और शीशे का वो बॉक्स, उसी को खोलने के लिए खुरबीन की ज़रूरत है। अच्छा, मैं अभी लाकर देती हूँ। जल्दी फरजाना खुरबीन लिए कमरे में दाखिल हुई। जमशेद ने खुरबीन उसके हाथ से लेकर मेज़ पर रखी, उसके शीशे सेट किए और उसमें से शीशे के बॉक्स को गौर से देखने लगा। इसमें एक सुराख मौजूद है, ज़रा एक पिन दें। उन्हें एक पिन दी गई।
फिर उन्होंने सुराख में दाखिल करना चाही, लेकिन सुराख बहुत बारीक था। ये पिन तो बहुत मोटी है, इससे बारीक पिन कहाँ से लाएं? आईजी साहब बोले। पिन को रेती से बारीक किया गया। इंस्पेक्टर जमशेद ने खूरबीन में देखते हुए पिन सुराख के मुंह पर रख दी। पिन अब भी अंदर नहीं जा सकी और सुराख के मुंह पर अटक गई। जमशेद ने हल्का सा दबाव डाला। कमरे के गहरे सुकूत में हल्की सी आवाज उभरी। फिर उन सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। बिल्कुल किसी संदूक की तरह शीशे के बॉक्स के ऊपर एक ढकना उठा हुआ था और उसके अंदर एक चिकना कागज तय किया हुआ रखा था। उसे खोला गया, लेकिन कागज की तहरीर किसी के पल्ले ना पड़ी। यह कोई साइंसदान ही पढ़ सकेगा। हम अपने हिस्से का काम कर चुके हैं, आईजी साहब बोले। दूसरे दिन के तमाम अखबारात ने इस वाक़े को मोटी मोटी सुर्खियों से पहले सफ़े पर शाया किया था और इस तरह मैदान एक बार फिर महमूद, फारूक और फरजाना के हाथ रहा।